जिंदगी की राहों पे ऐसे वो चले, जिंदगी की राहों पे ऐसे वो चले, ना झुके ना रुके ना थके, अनथके कदम अनथके कदम, बढ़ते जाए ना रुके। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं लैंडक्राफ्ट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, मैं हूं संजय पांडे। आप देख रहे हैं कार्यक्रम अनथके कदम। अनथके कदम यानी ऐसे कदम जो कभी थके नहीं, कभी रुके नहीं और निरंतर अग्रसर रहे अपनी सफलता की ओर। तो अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हर सप्ताह एक ऐसे व्यक्तित्व का साक्षात्कार आपसे करवाने का प्रयत्न करते हैं जिनके जीवन दर्शन से हमें और आपको मिलती है जीवन में कुछ कर गुजरने की चाह और राह। इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं सुविख्यात ओज कवि श्री कृष्ण मित्र जी। कृष्ण मित्र एक ऐसा नाम है जिनकी आवाज साक्षात सिंहनाद है, जिनका राग जलती हुई आग है और जिनका हर छंद एक शंखनाद है। भारत विभाजन के बाद भटकते कारवां की तरह कभी उत्तर प्रदेश के वृंदावन तो कभी मध्य प्रदेश के हरदा और इंदौर आदि स्थानों पर यायावरी जिंदगी जीते हुए कृष्ण मित्र और इनके परिवारीजन 1950 में गाजियाबाद आकर बस गए। इन्होंने आर्थिक समस्याओं के साथ जूझते हुए अनेक छोटे मोटे काम किए। उस समय के दैनिक वीर अर्जुन में संपादकीय विभाग में नौकरी की। तब इस पत्र के संपादक देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। स्नातकीय डिग्रियों के बाद अध्यापन, प्रशिक्षण और शिक्षा के क्षेत्र में आए और पहले इंग्राहम इंस्टीट्यूट गाजियाबाद, तत्पश्चात दिल्ली प्रशासन में हिंदी संस्कृत शिक्षक के रूप में लगातार 25 वर्ष तक शिक्षण कार्य किया। सन 1950 से कविता पाठ का क्रम प्रारंभ हुआ। देश की कई साहित्यिक संस्थाओं से संबद्ध रहे और अखिल भारतीय कवि सम्मेलनों में काव्य पाठ और विभिन्न साहित्यिक गतिविधियों के माध्यम से एक साहित्यकार और ओजस्वी कवि की छवि स्थापित हुई। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के पश्चात स्वतंत्र लेखन के माध्यम से एक जागरूक पत्रकार के दायित्वों को वहन कर रहे हैं। कविता के अतिरिक्त राजनीतिक, सामाजिक और अन्य विषयों पर आज भी आपका सतत लेखन कार्य चल रहा है। चलिए हम आपका साक्षात्कार उस महान विभूति से करवाने का प्रयत्न करते हैं। आदरणीय मित्र जी, सर्वप्रथम मैं चाहूंगा कि आप अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में संक्षेप में कुछ बताएं। विभाजन से पूर्व पश्चिमी पाकिस्तान के गुजरांवाला शहर में मेरा जन्म हुआ था। मेरे पिताजी लाहौर में एक व्यवसायी के यहाँ काम करते थे। मेरी शिक्षा दीक्षा प्रारंभ में उर्दू से शुरू हुई और लोअर मिडिल करने के बाद, जिसे छठी क्लास का उर्दू का सिलेबस कहा जाता था, मैं गुरुकुल की शिक्षा में प्रविष्ट हुआ। संस्कृत की प्राज्ञ विशारद और रत्न भूषण प्रभाकर ये परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के बाद अचानक भारत विभाजन का जो वज्रपात हुआ, उसके कारण मुझे अपने परिवार के साथ भारत आना पड़ा और इस प्रकार मेरे जीवन का प्रारंभ
एक यायावरी जिंदगी से शुरू हुआ, जो विभाजन की विभीषिका को झेलता हुआ भारत आ चुका था। प्रारंभ में संस्कृत के एक विद्यालय वृंदावन में, जिसे श्रौत मुनि निवास के नाम से जाना जाता था, स्वामी गंगेश्वरानंद जी के द्वारा बनाया गया ये संस्कृत विश्वविद्यालय, मैंने वहाँ मध्यमा और उस पश्चात शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण की। पश्चात पिताजी के साथ मध्य प्रदेश में जाना पड़ा और इंदौर से वो शास्त्री की परीक्षा मुझे पूर्ण करनी पड़ी। इधर मेरे बड़े भाई श्री मनमोहन वैद्य, जो आयुर्वेद के चिकित्सक थे, उनका निवास गाजियाबाद में हो गया और अचानक उन्हें जेल यात्रा करनी पड़ी, तो मुझे परिवार के साथ यहाँ वापस आना पड़ा और मेरा कार्यक्षेत्र गाजियाबाद हो गया। लगातार 22 वर्षों तक दिल्ली के विद्यालयों में हिंदी और संस्कृत का अध्यापन करते हुए मैं निरंतर कविता भी साथ साथ लिखता रहा और स्वाभाविक रूप से मुझे इसमें मंच मिला और मंच के मिलने के कारण मुझे लगातार लिखने की प्रेरणा भी मिली। न जलाओ दिया सरे राह मगर, रात को रात और अंधेरे को अंधेरा तो कहो, न सही काफिला ये हक की हिमायत, मगर सही को सही और गलत को गलत तो कहो। सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखने वाले निर्भीक कवि हैं श्री कृष्ण मित्र। आदरणीय मित्र जी, आपकी काव्य यात्रा का शुभारंभ कब हुआ और इसमें किसका प्रमुख योगदान हुआ? विभाजन के पश्चात जो व्यथाएं और जो थकावटें सामने आईं, उनको झेलने के बाद मन के अंदर जो भावना निकली, उसे लोगों ने कविता कहा। इसमें सबसे प्रमुख मेरा जो योग रहा, वो मेरे बड़े भाई साहब श्री मनमोहन वैद्य का था, जो स्वयं उर्दू के शायर थे और मुझे वो अपनी रचनाओं से प्रेरित करते रहा करते थे। पश्चात दैनिक विरर्जन में मैं संपादकीय विभाग में कार्य करने के लिए नियुक्त हुआ। उस समय श्री अटल बिहारी वाजपेयी उस पत्र के संपादक थे। मुझे उनके साथ काम करने का अवसर मिला, उनके संपादकीय पढ़ने का अवसर मिला, उनके भाषण सुनने का अवसर मिला, तो स्वाभाविक रूप से वो भाषा मेरी कविता में आ गई। मित्र जी एक बहुत बड़े कवि हैं। उन्होंने जिस राष्ट्रीय धारा की चेतना को जिस प्रकार से समर्पित किया अपने शब्दों को और अपने काव्य के लिए, वो अद्वितीय है। दिनकर जी ने उनको आशीर्वाद दिया था और कहा था कि इसी परंपरा को वो निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। मुझे लगा कि मित्र जी उसी परंपरा को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। मित्र जी ने अपनी कविताओं में वर्तमान संदर्भों को जुटाया, वर्तमान संदर्भों को देखा, वर्तमान संदर्भों पर ही उन्होंने कविता की विशेष रूप से। चाहे वो जो कुछ भी राजनीतिक बदलाव आए, उन बदलावों पर भी उन्होंने लिखा, जो परिवर्तन हुए उस सारे परिवर्तनों पर लिखा और निडर होकर लिखा। क्योंकि वो पत्रकार भी रहे, तो उनकी कविता के अंदर भी वो पत्रकारिता भी हमें देखने को मिलती है। Welcome to River High, an international living extravaganza at Ghaziabad, located on a proposed 6-lane road in the vicinity of 2,000 acres of green belt, merging at Delhi Meerut Road near DPS Ghaziabad. 2.3 kilometers from the highway. Community facilities, commercial and green area as per GDA master plan. Total number of dwelling units around 428.
spread over 8 acres of land. Foundation on concrete, reft piles, earthquake-resistant structure, RCC framed construction, designed as per latest trends. 24-hour security system with CCTVs, 24-hour power backup, 24-hour water supply, firefighting facilities in all the units, 2 elevators per block, well serviced and spacious staircases. Let's own our piece of heaven. River Heights from Landcraft. एक बार साप्ताहिक वीर अर्जुन छापने के लिए एक विशेष ब्लॉक की आवश्यकता थी और वीर अर्जुन प्रेस में एक दुछत्ती बनी हुई थी। उस दुछत्ती पर ब्लॉक रखे रहते थे। मैं छोटी सीढ़ी से उस दुछत्ती तक पहुंचने के लिए, और एक पैर मेरा सीढ़ी पर था, अचानक सीढ़ी नीचे से खिसक गई और मैं धरती पर आ गया। मेरी बाजू टूट गई। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय नीचे मेरे पास ही खड़े थे। तुरंत वो मुझे टैक्सी में बैठाकर इरवन अस्पताल ले गए। उस समय इरवन अस्पताल ही था और वहाँ उन्होंने मुझे प्लास्टर चढ़वाया। उसके बाद जब जब भी मैं मंच पर कविता पढ़ता था अटल बिहारी वाजपेयी से पहले, तो वो ये कहते थे, आपकी बाजू ठीक है। और ये मेरे संस्मरणों का एक ऐसा सिलसिला जुड़ गया। आपने विभाजन का भी दंश देखा है, तो क्या आपकी रचनाओं पर भी उस विभीषिका का प्रभाव पड़ा है? स्वाभाविक रूप से विभाजन की विभीषिका का बहुत प्रभाव पड़ा है मेरी कविता पर, और यही कारण है कि मैंने अव्यवस्था के विरुद्ध लिखना एक धर्म समझा। अव्यवस्था का मतलब शासन में, समाज में या देश में कहीं भी अव्यवस्था है तो उसके विरुद्ध लिखना, ये मुझे उस विभाजन के दंश ने ही सिखाया है। मित्र जी, जैसा कि आपने सदैव जागरण रस और वीर रस पर ही आपने अपनी रचना लिखी हैं, क्या आपने कभी श्रृंगार गाने या लिखने की कोशिश की? प्रारंभिक अवस्था में हर कवि श्रृंगार लिखता है और स्वाभाविक रूप से यौवनावस्था में तो श्रृंगार लिखता ही है। मैंने भी गीत लिखे हैं, यद्यपि मंचों पर मैंने उसे प्रयोग नहीं किया है। मंच पर श्रृंगार के गीत नहीं पढ़े हैं, लेकिन लिखा है, जैसे सारा वातावरण तुम्हारी सांसों की खुशबू से पूरित, शायद ये मधुमास तुम्हारे आंगन से होकर आया है, या तुम्हें देखकर मुझको यूं लग रहा है समर्पण में कोई कमी रह गई है। इस प्रकार के गीत मैंने श्रृंगार में लिखे हैं। और मेरा पहला संग्रह जवानी जागा करती है का जो दूसरा भाग है, एक भाग तो शंख है उसमें और दूसरे में बांसुरी है। बांसुरी के अंदर सारे गीत श्रृंगार के गीत हैं। आपको जानकर शायद आश्चर्य होगा कि मैं अगर आज कवि हूँ तो श्रद्धेय कृष्ण मित्र जी को सुन लेने के कारण ही हूँ। यहाँ जिम खाना मैदान में कविता पाठ कर रहे थे। नौजवान दोस्तों, मेहरबान साथियों, कौन है जो देश के भविष्य को संवार ले, कौन है जो जिंदगी को प्यार से गुजार ले। नौजवान दोस्तों, मेहरबान साथियों, कौन है जो देश के भविष्य को संवार ले, मुस्करा के जिंदगी को प्यार से दुलार ले। नौजवान दोस्तों, मेहरबान साथियों। हिंदुस्तान को लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी हैं। एक लड़ाई चीन के साथ लड़ी गई, एक पाकिस्तान के साथ लड़ी गई, और एक वर्तमान जो चल रही है लड़ाई, वो देश लड़ रहा है। इनको इस रूप में मैं देखता हूँ। एक इनकलाब आके लौट कर चला गया, मित्रता के नाम पर स्वदेश जब चला गया। देश की हंसी खुशी मुस्कुराहटें लुटी, अनंत शांति की पुनीत गुनगुनाहटें लुटी। सजी सजाई दुल्हनों की मांग भी न भर सकी,
बेंदियां न सकी न मेहंदियां उतर सकी, देश में नवीन फूल खिल न पाए थे अभी, गुलामियों के बाद दिल भी मिल न पाए थे अभी, के बदलियां उमड़ पड़ी, के आंधियां घुमड़ पड़ी, के दोस्ती की आड़ में थी गोलियां बरस पड़ी। स्वदेश आज इस तरह का नौजवान मांगता, अपने लाल खून से जो ये दरा सिंगार ले, मुस्करा के जिंदगी को प्यार से दुलार ले, कौन है जो देश के भविष्य को संवार ले। नौजवान दोस्तों, मेहरबान साथियों। दूसरा युद्ध है। मंदिरों में आरती की घंटियां बजी थी, नमाज मस्जिदों के आंगनों में बस सजी थी, कि यीशु भक्त ध्यान में अभी अभी लगे ही थे, साधना को सिंह सूर में अभी जगे ही थे, धुआं अभी उठा ही था, अंगीठियां जली ही थी, अभी तो पनघटों की ओर युवतियां चली ही थी, कि थरथरा गया चमन, कसमसा गया सुमन, देखते ही देखते तो लड़खड़ा गया वतन, जो लड़खड़ा रहे वतन को थाम ले संभाल कर, वही जवान चाहिए जो मौत को पुकार ले, मुस्करा के जिंदगी को प्यार से दुलार ले, कौन है जो देश के भविष्य को संवार ले। नौजवान दोस्तों, मेहरबान साथियों। और वर्तमान है। एक और भूख बढ़ रही भुजा पसार कर, अन्न मांगता गरीब देश को पुकार कर, और दूसरी तरफ है दुश्मनों की टोलियां, अणुबमों से त्रस्त है जमीन और आसमां, आदमी ही आदमी से दुश्मनी निभा रहा, भूख से विकल मनुष्य आदमी को खा रहा, वक्त ही बदल गया, रक्त ही बदल गया, चले जो पुण्य पंथ पर वो भक्त ही बदल गया, समय को रोक ले जो शक्ति की लगाम डालकर, और मुश्किलों से अपने देश को उबार ले, मुस्करा के जिंदगी को प्यार से दुलार ले, कौन है जो देश के भविष्य को संवार ले। नौजवान दोस्तों, मेहरबान साथियों, मेहरबान दोस्तों, नौजवान साथियों। उस कविता को सुनने के बाद लगभग कई दिन तक मेरा मानस इस बात के लिए उद्वेलित रहा, मैं आंदोलित रहा भीतर से कि मैं कविता क्यों नहीं लिखता। पहली बार कविता लिखने की भूख मुझे श्रद्धेय मित्र जी को सुनने के बाद ही जगी। कृष्ण मित्र जो कुछ भी लिख रहे हैं वो हमारे देश में आते हुए आयातित जो दुष्प्रभाव हैं उनके प्रतिरोधी स्वर उनके काव्य में उभरे हैं। दो विशेषता उनमें हैं, एक तो यह है कि वो सहज ग्राह्य हैं, दूसरी बात यह है कि उनका जो मूल स्वर है वो जनचेतना का है, वो सत्ता से और सरकार से और दूसरी स्थितियों से वो प्रभावित नहीं होते। उनका अपना मूल स्वर है। जो कुछ भी उन्हें समाज में ऐसा दिखाई देता है कि जो बड़ा गलत है और पतित है और हमारी मूल्यात्मकता को क्षीण कर रहा है, उस पर वो बराबर एक सजग टिप्पणी करते हैं। और इस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि हमारे समय में एक बहुत महत्वपूर्ण, मेरी हर कविता गेय है और गेय होने के कारण मैं उसको गा करके पढ़ता हूँ, और गा करके पढ़ने वाला प्रत्येक छंद गीत हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। मैंने जब से उन्हें जाना है कविता के रूप में ही जाना है। सुन रहे इतिहास पुरुष उनकी पुस्तक ज़रूर है, पर मैं महसूस करती हूँ कि वे स्वयं में एक इतिहास हैं, और जिस प्रकार की उनकी रचनाएं हैं वो सब काल सापेक्ष हैं, और सिर्फ काल सापेक्ष नहीं, वो कालजयी रचनाएं हैं। वो जो कुछ लिखते हैं समय के अनुरूप, समय की मांग के अनुसार लिखते हैं।
हालांकि उन्होंने कई श्रृंगार गीत भी लिखे हैं, पर आज उनको युग चेता कवि के रूप में जाना जाता है। श्री दिनकर जी के साथ एक संस्मरण है, उसे मैं सुनाना चाहूँगा। लाल किले के कवि सम्मेलन के बाद इटावा में एक कवि सम्मेलन था और उस मंच पर माइक ठीक करने वाला नहीं आता था। माइक अपने आप ही ऊपर उठता था, अपने आप ही नीचे हो जाता था। बाल कवि बैरागी इस कार्यक्रम के संयोजक थे। उन्होंने मेरे को कान में कहा कि प्रारंभ आप करेंगे और उसी कविता से करें जो आपने लाल किले पर पढ़ी थी। मैंने स्वीकार कर लिया और इस प्रकार कवि सम्मेलन प्रारंभ हुआ। बैरागी जी ने मेरा नाम पुकारा और मैं मंच पर माइक के सामने आ गया। माइक मेरे सामने आकर के इस प्रकार खड़ा हो गया मेरे कद के मुताबिक, और मैंने कविता का वो छंद पहला पढ़ा। लो फिर गुलाब के फूलों ने समझौता किया बबूलों से, कदली के कुंजों ने जोड़ा संबंध नुकीले शूलों से, स्याही की दो बूंदों ने फिर है लिखी समर्पण की गाथा, मित्रता दुश्मनों में जागी है फिर से नए असूलों में। अचानक मैं क्या देखता हूँ कि वो माइक मेरे सामने से उठ रहा है और मैं चुप हो गया, खामोश हो गया। माइक और ऊपर चला गया। थोड़ी देर में क्या होता है कि मेरे कंधे पर एक हाथ पड़ता है और मैं पीछे देखता हूँ तो दिनकर जी मेरे पीछे खड़े हैं। दिनकर जी का विराट व्यक्तित्व था, स्वाभाविक रूप से उसी के कारण ही वो माइक उठा था। वो माइक वहाँ आकर के रुक गया और दिनकर जी ने मुझे आशीर्वाद देते हुए कहा कि एक मन के अंदर भावना थी कि कोई सिंहनाद करने वाला कवि आ गया, तो आज मुझे संतोष है कि आने वाली पीढ़ी को भी एक कवि मिला है, अब पढ़ो। ऐसा कहने के बाद उन्होंने मेरे सिर पर आशीर्वाद दिया। जो व्यक्ति साहित्य साधना का अर्थ केवल व्यवसाय समझते हैं, वो साहित्य के साथ न्याय नहीं कर पाते। जितने भी लोग व्यवसाय से जुड़े हैं वो व्यवसाय को ही कर सकते हैं, वो अच्छा लेखन नहीं कर सकते। मैंने अनुभव किया है कवि सम्मेलनों के मंच पर भी, जिन लोगों ने व्यावसायिकता जोड़ करके व्यावसायिकता के साथ जुड़ करके कविता लिखना शुरू किया है, उन कविताओं में वो प्रभाव नहीं है जो प्रभाव निश्चित रूप से अलग से साहित्य साधना करने वाले कवियों की कविता में होता है। श्रद्धेय कृष्ण मित्र जी मेरे लिए तो इष्ट जैसे हैं। जिसको केवल सुनने भर से मैं कवि बन सका, तो उनके भीतर निश्चित रूप से कहीं कोई बहुत बड़ा देवत्व, एक साहित्यिक देवत्व उनके भीतर जीता होगा, जिनकी प्रेरणा से, जिनको सुनकर मेरी पीढ़ी में और न जाने कितने ऐसे कवि हैं जिनके आदर्श श्रद्धेय कृष्ण मित्र जी हैं। पत्रकार के लिए अध्ययन की आवश्यकता सबसे बड़ी है और अध्ययन साहित्य का ही होगा। साहित्य के साथ जुड़ करके पत्रकारिता करना, मैंने मेरे सामने बहुत से उदाहरण हैं। महात्मा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू और अन्य लोग भी पत्रकारिता से जुड़े रहे, लेकिन उन्होंने साहित्य को पहले अपना विषय बनाया और साहित्य के जुड़ते हुए ही उन्होंने लेखन का कार्य किया और पत्रकारिता से जुड़े। आज वो इस विश्व के इतिहास में जाने जाते हैं। निश्चित रूप से पत्रकारिता और साहित्य का अन्योन्याश्रय संबंध है और इस संबंध के चलते पत्रकारिता साहित्य साधना के लिए भी आवश्यक है। कृष्ण मित्र ऐसे कवि हैं जो अपनी रचनाओं में चेतना का विकास करते हैं, विस्तार करते हैं, उसे नए आयाम देते हैं। वह हिंदी और उर्दू दोनों में समान अधिकार रखते हैं, दोनों पर समान अधिकार है। मैं कृष्ण मित्र का कवि के रूप में बहुत ज़्यादा प्रशंसक हूँ और उन्होंने सही मायनों में वो कहें, उनकी विनम्रता है, किसी को महत्व दे दें, ये उनकी विनम्रता है, उनका बड़प्पन है। लेकिन वास्तव में कविता में के क्षेत्र में उनका कोई गॉडफादर नहीं है।
प्रेरणा के स्रोत बहुत हो सकते हैं, लेकिन कविता के क्षेत्र में उनका कोई गॉडफादर नहीं है कतई भी। उन्होंने जो कुछ पाया है अपने पुरुषार्थ के बल पर पाया है। निरंतर लिख रहे हैं और इनके लेखन में एक संदेश भी जा रहा है हमारे भावी पीढ़ी को, हमारे राजनेताओं को, हमारे समाज सेवियों को, हमारे आम जनता को, और जो जीवन मूल्यों में आजकल गिरावट आ रही है उसकी तरफ भी ये ध्यान देते हैं कि कैसा व्यक्तित्व होना चाहिए। आज आप हिंदी काव्य जगत में एक स्थापित स्तंभ हैं, यहाँ तक कि आपकी कुछ रचनाओं पर, आपके कृतित्व पर शोध कार्य भी किया जा चुका है। तो आपको अपनी ये सफलता पर क्या अनुभूति है? इसे आप सफलता कहें, ये आपका अधिकार है। मुझे लगता है कि मैंने जो लिखा है उस पर अगर शोध कार्य हो रहा है तो मैं अपने आप को इसमें गौरवान्वित समझता हूँ। मेरी कविता में जबकि हास्य नहीं है, व्यंग नहीं है, मैं ये महसूस करता हूँ। लेकिन एक छात्र ने, जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से जिसने किया है, उसने मेरी कविता में व्यंग के नाम से शोध कार्य किया है। कृष्ण मित्र की के काव्य में व्यंग। तो निश्चित रूप से जब किसी के कृतित्व पर कुछ लिखा जाता है, प्रसन्नता भी होती है और रोमांच भी होता है, लेकिन मैं इसे ये समझता हूँ कि लोगों ने मुझे स्नेह दिया है। Welcome to River High, an international living extravaganza at Ghaziabad, located on a proposed 6-lane road in the vicinity of 2,000 acres of green belt, merging at Delhi Meerut Road near DPS Ghaziabad, 2.3 kilometers from the highway. Community facilities, commercial and green area as per GDA master plan. Total number of dwelling units around 428, spread over 8 acres of land. Foundation on concrete, reft piles, earthquake resistant structure, RCC framed construction, designed as per latest trends. 24-hour security system with CCTVs, 24-hour power backup, 24-hour water supply, firefighting facilities in all the units, 2 elevators per block, well serviced and spacious staircases. Let's own our piece of heaven. River Heights from Landcraft. श्री कृष्ण मित्र एक कवि के साथ साथ एक अच्छे गायक भी हैं, यानी उनकी लेखनी और वाणी दोनों में माँ शारदा विराजमान है। उनकी ओजस्वी कविताओं से देश प्रेम, देश अभिमान और देश के लिए बलिदान की भावना प्रचलित हुई है। कृष्ण मित्र एक ऐसे कवि जिनकी कविता का पाठ प्रारंभ होते ही श्रोताओं की भुजाएं फड़क उठती हैं, सबकी रक्तवाहिनी गर्मा जाती है। मित्र जी का हर परिस्थिति पर कविता लिखने का स्वभाव है, चाहे वह कश्मीर या कारगिल की घटना हो, चाहे वह लाल बहादुर शास्त्री का उद्घोष हो अथवा भ्रष्टाचार, जातिवाद, वर्गवाद आदि दुर्गुणों द्वारा प्रजातंत्र को डूबने का खतरा हो। मित्र जी ने तुरंत अपनी ओजस्वी वाणी में उस पर कविता लिख डाली। मित्र जी ने मॉरिशस, सूरीनाम, लंदन आदि अनेक देशों का भ्रमण किया। जहाँ जहाँ आप गए वहाँ वहाँ आपकी ओजस्वी वाणी द्वारा कविता पाठ भी हुआ। आपने शीघ्र ही राष्ट्रीय कवि का सम्मान प्राप्त किया। आपका पहला कविता संग्रह जवानी जागा करती है 1978 में प्रकाशित हुआ। दूसरा काव्य संग्रह सुन रे इतिहास पुरुष प्रकाशित हुआ तो देश का राजनीतिक परिवेश बहुत परिवर्तित हो चुका था। 1984 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के साथ मॉरिशस में भारतवंशियों की उपस्थिति के 150 वर्ष पूरा होने पर 150 प्रतिनिधियों के एक सद्भावना मंडल में उन्हें मॉरिशस जाने का सौभाग्य मिला। मॉरिशस जाने से पूर्व
लिखी गई मॉरिशस संबंधित कविताओं का एक छोटा सा संकलन मॉरिशस एक दृष्टि प्रकाशित हुआ। इसी तरह रक्षा कवच ढीले हैं संकलन की कविताओं में देश की कमजोर स्थितियों का ज्वलंत वर्णन है। डाकिए कागज की और दूसरा, तीसरा, चौथा डाकिया शीर्षक संकलनों में मुक्तकों के रूप में 4 वर्षों की दैनिक स्थितियों का विश्लेषण है। एक अन्य गीत संग्रह चलो अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े गीत हैं। लेखन के अलावा समाज की विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने की ललक उनके हृदय में सदैव से रही है। उन्हें समय समय पर विभिन्न सामाजिक, साहित्यिक और धार्मिक संस्थाओं ने सम्मानित किया। पत्रकारिता के लिए मातृश्री पुरस्कार, गणेश शंकर विद्यार्थी सम्मान, कविता के लिए दिनकर सम्मान, भामा शाह सम्मान, राष्ट्रीय कवि सम्मान, स्वर स्वामिनी सम्मान, सुर सिंगार सम्मान, भक्त रामशरण दास पिलखुआ स्मृति सम्मान, विश्वंभर सहाय प्रेमी काव्य सम्मान, काव्यश्री सम्मान आदि से अलंकृत किया जा चुका है। इसके अलावा वे भारत विकास परिषद, रोटरी क्लब आदि की विभिन्न संस्थाओं, जनपदों की शाखाओं द्वारा भी सम्मानित किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा साहित्य भूषण सम्मान वर्ष 2002 में वे प्राप्त कर चुके हैं। मित्र जी के कृतित्व और कवित्व पर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से शोध किया जा चुका है। अगर कोई इंसान के वेश में चलता फिरता देवता हो सकता है तो हमें वो कृष्ण मित्र जी लगते हैं। विनम्रता से भरे हुए, आदर्शों के परिपालक, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने से कितने ही छोटे व्यक्ति को भी इस तरह से स्नेह से स्वीकारता है कि जैसे वो उसके समकालीन हो, उसी के बराबर का हो। हम जब जब भी श्री कृष्ण मित्र जी के पैर छूते हैं, हमने सदैव ये महसूस किया है कि हमने किसी मंदिर में किसी देवता के सामने पूजा कर ली है। और इन्हों मैं एक खंड काव्य पर काम कर रहा हूँ। महाबली छत्रसाल बुंदेलखंड के इतिहास को साथ रखते हुए मैंने छत्रसाल को अपना विषय बनाया है और वो लगभग आधा हो चुका है। धीरे धीरे वो पूरा हो जाए तो वो प्रकाशन में आएगा। इसके अतिरिक्त मैं कुछ गज़लें लिख रहा हूँ, कुछ दोहे लिख रहा हूँ और एक दोहा प्रतिदिन लिखने के हिसाब से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक दोहा सतसई के रूप में मैं प्रकाशित कर सकूँ। सारे देश में नवयुवकों को राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम के लिए उन्होंने प्रेरित किया है। ये हमारे नगर गाज़ियाबाद का प्रमुख सौभाग्य है कि वो गाज़ियाबाद में हैं और यहाँ सारे शहर को प्रेरणा देते रहते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्हें थोड़ा सा भी दम्भ अपने कवि होने का नहीं है और बड़े ही सरल, बड़े विनम्र और प्रत्येक व्यक्ति से बड़ी सहजता से मिलना और उनके कथन में, करनी में और कथनी में कोई दो बात नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि गाज़ियाबाद में एक साहित्यकारों के अंदर अच्छे माननीय कवि और व्यक्ति हैं। हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं। और जब से ये इन्होंने कविता शुरू करी है, सबसे पहले जब मुझे कविता सुनाते थे और जब मैंने कह देना हाँ ठीक है कविता, तो इन्होंने उसके बाद मंच में पढ़ी है कविता मेरे कहने के बाद और इतना मुझे अच्छा लगता था और मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे एक ऐसा पति और एक ऐसा देवता कहूँ कि मुझे मिला है। मेरे दादाजी के साथ रिश्ता एक ऐसा रिश्ता रहा है कि एक दोस्त की तरह रहे हम लोग और वो हमेशा मुझे अपनी कविताओं के माध्यम से ही कुछ ना कुछ शिक्षा देते थे। जैसे उन्होंने मुझे अपनी एक कविता के माध्यम से ये शिक्षा दी कि आँख जिनकी नहीं उनकी आँखें बनो, पंख बिन कुछ परिंदों की पाँखें बनो, जिनको चलने में होती हैं कठिनाइयाँ, बन सको तो बनो उनकी परछाइयाँ, जिनके बाजू में थोड़ा सा बल चाहिए या जिन्हें ज़िंदगी में पहल चाहिए, उनके हर काम में तुम सहारे बनो, रोशनी के लिए चांद तारे बनो। तो इस तरीके के विचार रखने वाले हैं मेरे दादाजी और यही विचार उन्होंने अपने बेटे बेटी यहाँ की पोते पोतियों में भी यही विचार दिए। आदरणीय कृष्ण मित्र जी मेरे पिता हैं, मैं उनका पुत्र हूँ, ये मेरे लिए एक बहुत गौरव की बात है। जब
वो मंच पर कविता पढ़ते हैं और जनता जब उन्हें सराहती है तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। उनके लिए तो शब्दों की बहुत कमी है मेरे पास, कितनी भी तारीफ़ करो, क्योंकि मैंने जो 25 वर्ष यहाँ बिताए हैं उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। इतना लगाव या इतना प्यार मेरे को अपने माता पिता से नहीं है जितना मैं पापा जी से करती हूँ। मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि ऐसे गरिमामय व्यक्तित्व के घर पर मेरा जन्म हुआ। श्री कृष्ण मित्र जी के परिवार में जन्म होना मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है। उनके गरिमामय व्यक्तित्व का प्रभाव मुझ पर इतना पड़ता है कि शहर में मैं उन्हीं के नाम से जाना जाता हूँ कि उनका भतीजा जा रहा है, और उस समय मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है जब ये मंच पर कविताएं पढ़ते हैं और लोग उनका इतना सम्मान करते हैं। उनके सम्मान से ही मैं अपने आप को सम्मानित महसूस करता हूँ। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि इनकी लंबी आयु हो और दीर्घ काल तक हम पर इनका संरक्षण बना रहे। मित्र जी से हमारे बहुत पुराने संबंध है, पारिवारिक संबंध है। मित्र जी की हम लोग कविता सुनते थे और सब लोग उनके बड़े दीवाने थे। जवानी जागा करती है एक इनकी बड़ी प्रसिद्ध कविता उस ज़माने की थी जो आज भी लोगों में जवानी जगाने का काम करती है। वैद परिवार के और हमारे 50 साल से ज़्यादा के पारिवारिक संबंध है, बहुत घनिष्ठता है। मेरे विचार से एक वो बहुत ही सहज सरल किस्म के एक आदमी है, हर वक्त खुश रहने की कोशिश करते हैं, बहुत ही सिंपल आदमी है, हर आदमी की मदद करना चाहते हैं। हमारे कॉलेजेस में हर मीटिंग में प्रिंसिपल को, टीचर्स को खुल के कहते हैं कि भी आप मेरे लायक कोई भी काम हो, कोई भी ड्यूटी हो, आप लगाएं, मैं सहर्ष उसको करूँगा। कृष्ण मित्र जी केवल हमारे ही नहीं, वो सबके मित्र हैं, क्योंकि कवि मानव मात्र का मित्र होता है। ये बात उन पर चरितार्थ होती है। और वेद की एक पंक्ति तो उनके लिए मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ, कबीर मनीषी परिभु स्वयं। कवि हैं वो मनीषी हैं, परिभु अर्थात संकीर्णता उनमें जरा भी नहीं है। कवि तो व्याप्त होता है, मानव मात्र का होता है। और स्वयंभू अर्थात कवि अपनी दुनिया का ब्रह्मा होता है। वह जैसा चाहे अपनी रचना को, अपनी सृष्टि को कर सकता है। जहाँ तक कवित्व का प्रश्न है, कवि का जो धर्म है, कवि का जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, वो कृष्ण मित्र जी की ओजस्वी वाणी में वस्तुतः पूर्ण रूप से झलकता है। उनकी एक एक पंक्ति वस्तुतः ओजोमयी पंक्ति, और वो प्रेरणाप्रद, और वो राष्ट्र की जनता की आवाज़ को सशक्त रूप में प्रस्तुत करने वाली जो कविता है, वो कृष्ण मित्र जी की ही अपनी विशेषता है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को, या मैं यूँ कहूँ कि मैं अपने दर्शकों से ये इतना चाहूँगा कि जो लोग भी साहित्य से जुड़े हैं वो इसको अपनी श्रेष्ठता के लिए, अपने निर्माण के लिए प्रयास करें और लगातार साहित्य के साथ जुड़े रहें, कभी भी थके ना, लगातार चलते रहें। और यही मैं चाहूँगा जीवन का अंतिम लक्ष्य है। मंजिल बहुत दूर है, लेकिन हम लगातार चलते रहें, यही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। थकावट महसूस ना हो, लगातार चलते रहें, यही मैं संदेश देना चाहूँगा। जिंदगी की राहों पे ऐसे वो चले, जिंदगी की राहों पे ऐसे वो चले, ना झुके ना रुके ना थके, अनथके कदम अनथके कदम, बढ़ते जाए ना रुके। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं लैंडक्राफ्ट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। Welcome to River High.
an international living extravaganza at Ghaziabad, located on a proposed 6-lane road in the vicinity of 2,000 acres of green belt, merging at Delhi Meerut Road near DPS Ghaziabad, 2.3 kilometers from the highway. Community facilities, commercial and green area as per GDA master plan. Total number of dwelling units around 428, spread over 8 acres of land. Foundation on concrete, reft piles, earthquake resistant structure, RCC framed construction, designed as per latest trends. 24-hour security system with CCTVs, 24-hour power backup, 24-hour water supply, firefighting facilities in all the units, 2 elevators per block, well serviced and spacious staircases. Let's own our piece of heaven. River Heights from Landcraft.